हैप्पी मॉर्निंग। अभी तक आप लोगों को जो है हिस्ट्री में राणा सर कहाँ तक लेके जा रहे थे, क्या रीडिंग करवाए हैं, ये मुझको तो पता है नहीं। आप लोगों ने नोट्स भेजा था तो नोट्स से तो मेरी समझ में कुछ आया नहीं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर से शुरुआत करूं। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांस की क्रांति। तो एट ए ग्लैंस में एक नज़र में हम लोग सबसे पहले देखते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द 18th century वर्ल्ड हिस्ट्री। It not only influenced the history of France and Europe, but that of the entire world in a many ways. The revolution made a remarkable contribution in preparing the group for a democratic and progressive setup in modern Europe. कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो 18वीं शताब्दी के विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इसने न केवल फ्रांस और यूरोप के इतिहास को बल्कि पूरी दुनिया को कई मायनों में कई ढंग से कई तरह से प्रभावित किया। इस क्रांति ने आधुनिक यूरोप में एक प्रजातांत्रिक और प्रगतिशील समाज की जो है स्थापना के लिए जमीन तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दी। कॉजेज लीडिंग टू द रिवॉल्यूशन। The French Revolution of 1789 was a natural reaction of the entire nation against the autocratic rule of the Bourbon King Louis XVI. It outbroke in 1789 and went on till 1799. The accumulation of various factors made the explosion of the revolution inevitable. हैं कि ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, जो क्रांति हुआ था, उसके प्रमुख कारण क्या थे। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति जो है वो बॉर्बन किंग लुई 16वें के निरंकुश शासन के खिलाफ पूरे देश की जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी उसके परिणाम स्वरूप हुई। यह 1789 में जो है ये जो है क्रांति की आग चिंगारी जो फूटी वो फैल करके 1799 तक जो है वो चली। विभिन्न बहुत सारे फैक्टर्स थे, वो सभी जो है एक साथ इकट्ठा होकर के इस क्रांति को जो है जन्म देने का जो है एक महत्वपूर्ण कारण बने। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला कारण क्या है। सबसे पहला कारण है पॉलिटिकल कॉजेज, एंशिएंट रिजाइम एंड इट्स क्राइसिस, यानी राजनीतिक कारण, प्राचीन शासन और उसके संकट। The political structure of the French state, or the ancient regime as it was usually called, was highly unpopular with the people. Autocracy was the general form of government and it was a highly centralized monarchy. फ्रांसीसी राज्य और वहाँ की जो प्राचीन शासन की जो राजनीतिक संरचना थी, ये कहा जाता था कि वहाँ के लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं थी, अलोकप्रिय थी। वहाँ की सरकार जो थी वो निरंकुश थी और बिल्कुल एक सेंट्रलाइज वहाँ पे मोनार्की यानी राजतंत्र था। जो भी निर्णय जो है होता था वो राजा के द्वारा होता था, जो सबको मानना पड़ता था, और राजा का जो शासन जो था वो निरंकुश था। उस पर जो है किसी का सही ढंग से कंट्रोल आप कह सकते हैं वो नहीं था। लोग के बीच में वो राजा का निर्णय जो है लोकप्रिय निर्णय लेता नहीं था, वो सिर्फ अपनी ही बातों को जो है सो महत्व देता था और अपना ही सुख सुविधा का ध्यान रखता था, उसको प्रजा से कोई उतना मतलब नहीं था। Louis XVI, who ascended the throne in 1774, believed in the theory of the divine rights of the king. He regarded himself as the representative of God on the earth. There was no possible check on the autocracy of the crown. His will was law. लुई 16वां जो 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, उसका विश्वास जो है राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत पर था। वह अपने आप को पृथ्वी पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में जो है प्रस्तुत करता था। उस पर
उस पर जो है अंकुश लगाने वाला कोई नहीं था। देयर वॉज नो पॉसिबल चेक ऑन द ऑटोक्रेसी ऑफ द क्राउन, यानी राजा के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाए वही जो है सो कानून बन जाता था। उस पर किसी का कोई भी जो है उस पर रोक नहीं लगा सकता था। उसकी इच्छा ही वहाँ का जो है कानून समझा जाता था। द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन विच फ्रांस एट वन टाइम possessed has either been destroyed or brought under king's control। जिन प्रतिनिधि संस्थाएं एक समय फ्रांस में थी वे या तो नष्ट कर दिए गए थे या तो राजा के कंट्रोल में आ गए थे। द स्टेट जनरल, द फ्यूडल पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस हैड ceased to exist। Consequently, the king ruled as an absolute monarch। The king's main function was to command and that of the people to obey। फ्रांस की जो सामंती संसद थी, स्टेट्स जनरल, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया था, जिसके फलस्वरूप राजा एक पूर्ण सम्राट के रूप में शासन करता था। राजा का मुख्य काम जो है वो क्या था? आज्ञा देना था और लोगों को उसका पालन करना अनिवार्य था। The administrative system was defective and disorganized। The pride posts were given to the aristocrats and the nobles। We come to know from the account of George Danton, who later became active in revolutionary politics, as how distressed and disappointed he found himself after completing his studies। He writes in 1793, I was educated in the residential colleges of places. There I was in the company of important men। Once my studies ended, I was left with nothing। प्रशासनिक सिस्टम जो वहाँ की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी, वो क्या थी? डिफेक्टिव थी, यानी दोषपूर्ण थी और असंगठित थी, डिसऑर्गेनाइज्ड थी। जो उच्च पद थे, प्राइड पोस्ट थे, वो किसको दिए जाते थे? समाज के जो अभिजात वर्ग थे, जो रईस थे, उन्हें दिया जाता था। इसके बारे में हम लोग जो है कहाँ से इसके बारे में हमें जानकारी मिली? तो हमें जॉर्ज डेंटन के जो उन्होंने जो अपनी डायरी में जो लिखा था उससे हमें जो है इसके बारे में पता चली, जो बाद में एक क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय हो गए थे। उन्होंने लिखा कि अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद वो अपने आप को काफ़ी व्यथित, दुखी और निराश महसूस करते थे। वह 1793 में लिखते हैं कि मुझे प्लेसिस के रेजिडेंशियल कॉलेज में शिक्षित किया गया था, मैं वहाँ से पढ़ा था। वहाँ मैं जो है समाज के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संगति में था, बहुत पूर्ण व्यक्तियों के संगत में था। जब एक बार मेरी पढ़ाई समाप्त हो गई तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। I was left with nothing। I started looking for a post। It was impossible to find one at the law court in Paris। The choice of a career in the army was not open to me, as I was not a noble by birth, nor did I have a patron। The church too could not offer me a refuge। I could not buy an office, as I did not possess a sou। The system had provided us with an education without, however, offering a field where our talents could be utilized। I started looking for a post। It was impossible to find one at the law court in Paris। The choice of a career in the army was not open to me, as I was not noble by birth, nor did I have a patron। The church too could not offer me a refugee। I could not buy an office, as I did not possess a sou। The system had provided us with an education without, however, offering a field where our talent could be utilized। जब उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, पढ़ाई उनकी समाप्त हो गई, उसके बाद वो जॉब की तलाश करने लगे, एक पद चाहते थे, वो एक पद की खोज करने लगे। लेकिन उन्होंने पाया कि पेरिस के अदालतों में उनके लिए जो है यह जो है कोई पोस्ट पाना असंभव है, क्योंकि साथ में आर्मी में जो है में भी उनका कैरियर जो है उनके लिए नहीं खुला था, क्योंकि न तो वो एक उच्च वर्ग के थे जन्म से और न ही उनके कोई संरक्षक थे। चर्च उनको शरण दे नहीं सकता था, वो एक ऑफिस भी नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि वो एक अधिकारी नहीं थे। उनको सिस्टम ने ऐसी शिक्षा प्रदान की थी जो उनको जो है उनके टैलेंट को कहीं से जो है यूज में ला सके।
The masses did not enjoy individual freedom. Anybody could be imprisoned by the mere issue of warrants, known as latest day casse, one of the most abdominal features of the old regime. वहाँ के लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद नहीं उठा सकते थे। वहाँ की जो मास थी, जनता थी, वो व्यक्तिगत फ्रीडम का जो है इंजॉय नहीं उठा सकती थी। किसी को भी जो है एक वारंट जिसका नाम था लेटेस्ट डी कैसे, उसके तहत जो है क्या किया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था, कभी भी कैद किया जा सकता था। There was no uniform legal system in the country. There were about 400 different legal systems functioning in France. What was lawful at one place might be illegal at a place not even 5 miles distance. While German laws were prevalent in some parts of the country, other parts were governed by the Roman laws. यहाँ पे कहा गया है कि पूरे देश में जो है एक जैसा कानून नहीं था। वहाँ पे 400 विभिन्न प्रकार के कानूनी सिस्टम जो है काम करते थे। जो कानून एक जगह पर लीगल है, यानी कानून के अनुसार है, दूसरी जगह पर वही चीज़ जो है इलीगल हो जाता था। यहाँ तक कि 5 मील की दूरी में भी जो एक जगह कानून के अनुकूल अगर वो बात है, तो दूसरी जगह पे वो कानून के विपरीत हो जाती थी। कुछ क्षेत्रों में, देश के कुछ क्षेत्रों में जर्मन कानून का पालन होता था, वहीं देश के कुछ हिस्सों में जो है रोमन कानून के अनुसार जो है रोमन नियमों के अनुसार सरकार चलाई जाती थी। Louis XVI, the king of France, was inefficient, weak and lethargic by temperament. He failed to effect any reforms by removing the disgraceful organizations of the time. It is true that he had many private virtues, but he had no capacity to govern and to take quick decisions in the hour of need. Thus, under him, prodigal anarchy reigned in France, and the king stood as helpless spectator to it.